12 क्रू मेंबर भी थे। उनको भी भेजा जा रहा था, लेकिन क्रू मेंबर जो थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो अपने पैसेंजर्स को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। अब युगांडा के अंदर हाईजैकर्स ये सारी चीजें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर एकदम अलग माहौल था। वॉर रूम ब्रीफिंग से लेकर कैबिनेट लेवल मीटिंग तक पूरा सिक्योरिटी इकोसिस्टम, मोसाद, शिन बेट, आईडीएफ के की प्लानर्स, एयरफोर्स स्ट्रैटेजिस्ट, साइबर यूनिट्स, इंटेलिजेंस एनालिस्ट सब दिन रात इन हाईजैकर से निपटने का प्लान बना रहे थे। और सेम टाइम में इन्होंने अलग अलग प्लान बना के मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह जो होती है वो भी स्टार्ट कर दी थी। किसी भी टाइम पे इमीडिएट रिस्पॉन्स करना पड़ जाए तो एक इमरजेंसी कमेटी बना रखी थी। इसके साथ साथ एक फास्ट इंटेलिजेंस टीम सेटअप करी थी। इस टीम का बस एक ही काम था कि जिस लोकेशन पे होस्टेजेस हैं, हाईजैकर्स हैं, उसकी एक एक डिटेल, एंट्री कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से है, हाईजैकर्स कितने हैं, उनके हाथ में वेपन कौन सा है, एक एक डिटेल ये लोग इकट्ठा कर रहे थे। और पैरेलली एक नई ब्रेनस्टॉर्म टीम जो थी उसको भी सेटअप किया गया था, ताकि इन डिटेल्स को लेके ऑपरेशन के लिए मल्टीपल प्लान्स रेडी किए जा सके। तो इसी टीम के अंदर से हाईजैकर्स ने जो नॉन इजरायली पैसेंजर्स को पेरिस छोड़ दिया था, एक टीम सीधे पेरिस पहुंच जाती है और इन छोड़े हुए नॉन इजरायली पैसेंजर से इंटरोगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्होंने हर एक चीज की एक डिटेल रिपोर्ट बनाई, कितने हाईजैकर्स हैं, क्या बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, युगांडा आर्मी किस जगह पे खड़ी थी, एग्जिट कहां से हुई, कौन कहां पे जाके रेस्ट कर रहा था, हर एक चीज इकट्ठी करके इन्होंने डिटेल बना ली थी। इस टाइम पे इजराइल ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों चैनल्स ऑन कर दिए थे। पहली प्रेफरेंस इजराइल की ये थी कि बैक चैनल से इसका कुछ सोल्यूशन निकाल लिया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। इन्होंने बैक चैनल से यूएस को अप्रोच किया। यूएस ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट, अफ्रीकन लीडर से बात करके ट्राई किया, प्रेशर बनाने की कोशिश की कि बिना किसी ऑपरेशन के होस्टेजेस जो थे उनको छुड़वाया जा सके। इनफैक्ट ये लोग पैलेस्टीनियन लीडरशिप के पास भी गए। पीएलओ के चेयरमैन यासिर अराफात, इनको भी रीच आउट किया। इनफैक्ट यासिर अराफात ने हाईजैकर से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स ने यासिर से बात करने के लिए साफ मना कर दिया। अब ये सारी चीजें होते होते 1 जुलाई की डेट आ जाती है और इस दिन मॉर्निंग में ही तेल अवीव के हकारिया में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ स्टाफ गुर, डिफेंस मिनिस्टर शिमोन और पीएम रैबिन, इनके सामने इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल डैन ये 3 प्लान लेके आते हैं कि ये 3 मिलिट्री ऑपरेशंस करके हम अपने पैसेंजर्स को छुड़वा सकते हैं। पहला ये था कि एंटबी एयरपोर्ट के पास एक लेक विक्टोरिया थी, वहां पे इजराइल के जो नेवल कमांडो हैं वो बोट से जाएंगे, फिर आगे जाके एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल में घुस के हाईजैकर्स को मार देंगे और फिर सरेंडर कर देंगे युगांडा को। दूसरा ये था कि पैराशूट से पैरा कमांडो ड्रॉप किए जाएं, वो वहां पे उतरें, अंदर जाएं और हाईजैकर्स को मार दें। और तीसरा ये था कि एक सिविल प्लेन के अंदर, जो बगल वाला एयरपोर्ट था, सिविल प्लेन के अंदर सारे लोग जाएं, रूल फॉलो करें और उस प्लेन के अंदर सारे इजरायली कमांडो छुप के जाएं वो और सारे हाईजैकर्स को मार के अपने हॉस्टेजेस छुड़ा लें। लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होती है, ये तीनों प्लान हायर अथॉरिटी रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि इन तीनों प्लान में दिक्कत ये थी कि घुसने की प्लानिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हाईजैकर्स को मारने के बाद वापस आने की जो एग्जिट स्ट्रेटजी थी वो सारे ऑप्शन अनरिलायबल थे। जैसे लेक विक्टोरिया में क्रोकोडाइल्स बहुत थे, ऊपर से इन तीनों प्लान में जो एग्जिट प्लान था वो डिपेंड करता था ईदी अमीन के ऊपर। इन तीनों प्लान में ये अज्यूम किया गया था कि ईदी अमीन जो है वो जब ये हाईजैकर्स को मार देंगे तो इनका सपोर्ट करेगा। ईदी अमीन को लेके इन लोगों को डाउट था कि ये खुद मिला हुआ है, तो बाद में वो क्या करेगा उसके बेसिस पे हम अपना प्लान नहीं बना सकते, तो इस वजह से ये तीनों प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। और मीटिंग खत्म होने के बाद ब्रिगेडियर जनरल डैन जो थे ये थोड़ा और टाइम मांगते हैं ताकि एक अच्छा प्लान बनाया जा सके जिसमें युगांडा जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और फिर सेम डे यानी कि 1 जुलाई 1976 को ये लोग हाईजैकर्स के साथ एक निगोसिएशन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज करके मैसेज भिजवाते हैं कि हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए रेडी हैं, लेकिन इतने सारे प्रिजनर्स हैं और कई कई अलग अलग कंट्रीज भी हैं, तो इनको छुड़ा के इकट्ठा करके आपके पास लाने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए। ईदी अमीन जो था इसको OAU की चेयरमैनशिप हैंडओवर करने के लिए मॉरिशस जाना था, तो ये भी चाहता था कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो मल्टीपल डिस्कशन के बाद बात बन जाती है और डेट को 4 जुलाई दिन में 2 बजे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर 4 जुलाई को 2 बजे तक आपने हैंडओवर नहीं की, उनकी डिमांड नहीं पूरी की, तो जितने पैसेंजर्स हैं उनको मार दिया जाएगा।
अभी को टाइम मिला था। इनकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टीम थी, इनके पास एक इन्फो आती है कि एक इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनी थी सोलेल बोने। इस कंपनी ने ईयर 1960 से 1970 के बीच में ये जो युगांडा एयरपोर्ट का ओल्ड टर्मिनल है, जहाँ पे सारे हाईजैकर्स हैं, सारे पैसेंजर्स हैं, इसी कंपनी ने बनाया है। तो तुरंत ये इस इजरायली कंपनी को बुलाते हैं। लेआउट, टर्मिनल का डिज़ाइन, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, रूम्स, कॉरिडोर, सब कुछ इंच बाय इंच इनको पता चल जाता है। और जो पेरिस में पैसेंजर्स थे जो रिलीज हुए थे, उनसे भी सारी चीज़ें मैच करके ये लोग एक मॉडल बना लेते हैं ताकि ऑपरेशन एग्जीक्यूट करा जा सके। अब इसके बाद सारी डिटेल्स इकट्ठा करके एक फाइनल प्लान रेडी होता है, जिसमें एंट्री एग्जिट सब इनके कंट्रोल में रहती है और ये प्लान सबको पसंद आता है। इनके फाइनल प्लान में ये था कि राता दैन कुछ कमांडोज जाके हाईजैकर्स को मारे, उसकी बजाय युगांडा को बिना बताए, बाकी कंट्रीज को बिना बताए, अंडर द रडार एक बहुत बड़ी इजरायली कमांडो की टीम जाए, 100 से ज्यादा की। ये चुपचाप बिना किसी को बताए युगांडा के एयरपोर्ट पे पहुंचे, पूरे एयरपोर्ट को टेक ओवर करें और इस तरीके से टेक ओवर करें कि अगर युगांडा की आर्मी भी आ जाए, वॉर जैसी सिचुएशन भी हो जाए, तो उससे भी निपट सकें। और जब ये हाईजैकर्स को मारें तो पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लेके मारें और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको छुड़वा के वापस इजराइल ले आए। एक दुश्मन कंट्री में उसकी मर्जी के बिना जाके आप प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ऑपरेशन था, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये बिजली की तेज रफ्तार की तरह इसको करना होगा, तभी इसमें सक्सेस मिलेगी। तो 3 जुलाई 1976 को शाम को 6:30 बजे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का अप्रूवल मिल जाता है इसराइल की गवर्नमेंट से। 3 जुलाई को ही फिक्स हो जाता है कि आज की रात ही, करीब रात में 11 बजे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दिन में करेंगे तो पकड़े जाने का डर होगा और अगले दिन ही डेडलाइन थी, तो इस वजह से रात को 11 बजे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना फिक्स कर दिया जाता है। तो एक तरफ हाईजैकर्स अपना आराम से खुश थे कि इजरायली गवर्नमेंट मान गई है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि अगले दिन 2 बजे इनकी ग्रुप के जो लोग हैं वो इनको मिल जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जो कमांडोज थे वो कुछ ही घंटे में प्लेन लिए निकलने वाले थे युगांडा के अंदर हाईजैकर्स को मारने के लिए। इस मिशन के लिए इजराइल ने 4 C-130 हर्कुलिस प्लेन सिलेक्ट किए थे। इन प्लेन्स को इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि ये खराब एयरफील्ड हो, फास्ट लैंडिंग करनी हो, टेक ऑफ करना हो, छोटे रनवे पे तेजी से टेक ऑफ करना हो, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था। और क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री में जा रहे थे वहाँ से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलना था, तो इनको बहुत सारा सामान लेके जाना था। तो ये प्लेन जो कि था, ये बहुत ही हैवी लोड भी उठा सकता था, उसके लिए बहुत बेस्ट था। इस प्लेन का बैकडोर खुल जाता था, जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से लोडिंग अनलोडिंग हो जाती थी। ये पूरा जो मिशन था जो आगे एग्जीक्यूट होना था, इस मिशन के लिए मर्सिडीज और लैंड रोवर कार, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इन बड़ी बड़ी कार्स को भी ले जाना इस प्लेन के अंदर बहुत आसान था। ये स्टेल्थ प्लेन नहीं था, लेकिन अंडर द रडार जाते टाइम इनके पकड़े जाने के चांसेस बाकियों से काफ़ी कम थे और यही सारे रीज़न थे कि ये 4 प्लेन सिलेक्ट किए गए। इजराइल से युगांडा की जो डिस्टेंस है वो 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो इन प्लेन्स में कितने भी रिफ्यूलिंग कर लेते, वापस आते टाइम एक जगह तो इनको रिफ्यूलिंग करानी ही पड़ती। तो इन लोगों ने सीक्रेटली केनिया से कुछ परमिशन ले ली थी कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद रिफ्यूलिंग जो है वो केनिया से हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सेट होने के बाद ये 4 प्लेन रात में 11 बजे के करीब शर्म अल शेख वाला जो एरिया था वहाँ से उड़ना स्टार्ट करते हैं। इनके पीछे 2 बोइंग 707 भी फॉलो करते हैं। एक बोइंग 707 जो था उसको केनिया में एज अ बैकअप की तरह रखना था। दूसरा जो था उसको ये टास्क दिया गया था कि अगर ऑपरेशन एकदम जो फाइनल स्टेज में होगा तो उस एरिया पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नज़र रखेगा। तो ये सारी चीज़ें सेट होने के बाद रेड सी से ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट वाला जो रूट था उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद जब आधे डिस्टेंस पे होते हैं तो अंडर द रडार एकदम लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। पहले यूथोपिया पहुंचते हैं, फिर केनिया, फिर लेक विक्टोरिया के थ्रू एनटीबी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्लान इनका ये था कि चारों प्लेन में से एक प्लेन जो होगा वो सबसे पहले जाके लैंड करेगा और बाकी जो प्लेन है वो सिग्नल मिलने के बाद लैंड करेंगे। ये जो 4 C-130 प्लेन थे, इसमें जो मेन प्लेन था जिसको सबसे पहले जाके लैंड करना था, इसमें मेन पैराट्रूपर्स की टीम थी जिनको एक्चुअल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना था ओल्ड टर्मिनल के हॉल में जाके। इस प्लेन के अंदर 29 लोगों की एक स्पेशल सैरतमतकल टीम थी जिसको यूनानी नेतन्याहू लीड कर रहे थे। ये यूनानी नेतन्याहू जो हैं अभी के जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बड़े भाई थे। तो जो पहला C-130 प्लेन था इसमें तो मेन टीम थी। दूसरा जो प्लेन था, इस प्लेन में क्विक रिएक्शन टीम थी। इस प्लेन के अंदर जो टीम थी उसको निकल के न्यू टर्मिनल वाले एरिया को सिक्योर करना था। इन केस युगांडा की आर्मी रिटेलिएट करे तो उससे निपटना था और जब बाकी की टीम पैसेंजर्स को बाहर लेके आ रही होंगी तो उनके लिए एक सेफ रूट भी रेडी करना था। तीसरा प्लेन जो था उसके अंदर रिजर्व पैराट्रूपर्स, इनका काम था कि इन प्लेन से निकल के जो युगांडा एयरफोर्स के जितने भी मिक्स प्लेन खड़े थे उनको डिस्ट्रॉय करना। ऐसा इसीलिए डिसाइड किया था इन्होंने ताकि इन केस जब ये चारों प्लेन सारे पैसेंजर्स को लेके आ रहे
रहे हों तो अगर युगांडा की एयरफोर्स कुछ इन पे हमला भी करना चाहे तो ना कर पाए। चौथा जो प्लेन था इसमें इवैक्यूएशन और मेडिकल सपोर्ट की टीम थी और इसके साथ साथ 10 लोगों की प्लेन रिफ्यूलिंग टीम भी बना के इन्होंने बैकअप में रख दी थी। इनके पास पोर्टेबल फ्यूल पंप वगैरह थे। ये इसलिए था कि इन केस अगर केनिया में रिफ्यूलिंग वाले ऑप्शन को लेके कोई दिक्कत हो जाए तो इन लोगों ने पहले से ही पता कर रखा था कि एनटीबी एयरपोर्ट पे फ्यूल वाला एरिया किधर है, तो उस इमरजेंसी वाले केस में ये खुद से ही पंप करके अपने प्लेन में रिफ्यूलिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जो पहला प्लेन था वो युगांडा एनटीबी एयरपोर्ट के एकदम पास पहुंचने वाला था। तो अब यहाँ से ये प्लेन पहुंच गए थे, अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना था। सबसे पहले C-130 जो पहला मेन प्लेन था जिसमें सारे कमांडो थे, ये एयरपोर्ट के पास पहुंचता है, अपनी लाइट बंद करता है, उसके साथ साथ 4 में से 2 इंजन बंद करता है ताकि नॉइस कम हो और फिर एक प्लान्ड पॉइंट पे धीरे धीरे करके लैंड करना स्टार्ट करता है। लैंड करते टाइम डोर हवा में ही खोल दिए जाते हैं ताकि अनलोडिंग फास्ट हो और फिर लैंड होने के बाद ये एक बैटरी लाइट से सिग्नल बना देते हैं ताकि बाकी 3 प्लेन्स भी लाइट कोड के हिसाब से लैंड करें। अब इसके बाद ये प्लेन यहाँ घूम के ओल्ड रनवे के पास जाके खड़ा हो जाता है और इसमें से पहले ब्लैक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर निकलती हैं। अब यहाँ से इनका प्लान ये था कि ये सारे कमांडो ईदी अमीन जिस कार के साथ एयरपोर्ट पे आता था अपना कॉन्वॉय बना के, सेम उसी की तरह ये लोग एक फेक कॉन्वॉय बनाएंगे जिसमें एग्जैक्टली वही सारी गाड़ियां होंगी, वही सारे नंबर प्लेट होंगे, वही सारे फ्लैग होंगे और इसी फेक कॉन्वॉय में ये सारे कमांडो बैठेंगे। ये इजरायली कमांडो ने फेक नंबर, फेक फ्लैग सब कुछ एज इट इज लगा रखा था जो ईदी अमीन के कॉन्वॉय से एक्चुअल मैच करता था। तो पूरा कॉन्वॉय बना के यूनी नेतन्याहू और उनकी कोर टीम 29 कमांडो और 52 पैराट्रूपर इसमें बैठ जाते हैं और 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो सेम टाइम पे बचे हुए 3 प्लेन जो थे इजराइल के, वो भी रनवे पे एक एक करके लैंड कर रहे थे और इनमें से जो टीमें थी वो निकल के अलग अलग एरिया सिक्योर कर रही थी। जैसे एक टीम न्यू टर्मिनल वाला एरिया था उसको सिक्योर किया, दूसरी टीम ने न्यू कंट्रोल टावर जो था उसको कंट्रोल किया। तो इस टाइम पे यूनी नेतन्याहू ने जो फेक कॉन्वॉय बनाया था उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चला रहे थे, एग्जैक्टली जो ईदी अमीन जैसे स्पीड से चलता था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। ईदी अमीन हमेशा एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज में आता था, तो इन्होंने भी अपने फेक कॉन्वॉय में एग्जैक्ट ब्लैक कलर की मर्सिडीज रखी थी सेम नंबर प्लेट के साथ। लेकिन 2 से 3 दिन पहले ईदी अमीन ने एक व्हाइट मर्सिडीज खरीद ली थी और 2 दिन से वो उसी मर्सिडीज में आ रहा था अपने कॉन्वॉय में। अब ये जो इंटेल था वो इजरायली कमांडर के पास नहीं था, तो ये लोग अपना फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल से जब 300 मीटर की दूरी पे थे तो 2 युगांडा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको डाउट होता है इस कॉन्वॉय को रोक देते हैं। अब इजरायली कमांडो जो थे इनको साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस पूरे प्लान में युगांडा की जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको मारना नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना, वरना वॉर जैसी सिचुएशन रह सकती है। लेकिन जैसे ही ये सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, ब्लैक मर्सिडीज जो होती है उसमें पिछली विंडो डोर खुलती है और एक इजरायली कमांडो विंडो नीचे करके साइलेंस गन से उसको मार देता है। लेकिन पीछे वाली जो रेंज रोवर थी इसके अंदर जो इजरायली कमांडो खड़ा था वो अनसप्रेस्ड फायरिंग कर देता है, यानी कि बिना साइलेंसर वाली फायरिंग कर देता है दूसरे गार्ड पे। तो इसकी वजह से बहुत तेज आवाज होती है पूरे रनवे पे। तो इजरायली कमांडो जो थे वो भी डर जाते हैं कि अंदर जो हाईजैकर्स हैं, युगांडा की जो फोर्सेस हैं, ये अलर्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही ये लोग इन दोनों को मारते हैं, ये पूरा जो कॉन्वॉय था उसमें सारी कार्स को वहीं छोड़ते हैं और मल्टीपल कमांडो के ग्रुप्स बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ बहुत तेजी से दौड़ के पहुंचने लगते हैं। अब जैसे ही ये पहुंचते हैं तो ओल्ड ATC टावर के ऊपर जो युगांडा आर्मी थी वो इनके ऊपर घुसते टाइम फायरिंग स्टार्ट कर देती है। 2 टीम इनको जवाब देती है, इनसे निपटती है और इसी बीच में एक टीम रुकती नहीं है जो यूनी नेतन्याहू वाली थी, वो आगे ओल्ड टर्मिनल वाला जो मेन हॉल था वहां की तरफ घुसने की कोशिश करती है। स्पीड जो थी वो इस मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको ये ब्रेक नहीं करते। और जब ये यूनी नेतन्याहू घुस रहे थी तो पीछे से युगांडा के एक ऑफिसर ने एक गोली चलाई थी, तो वो इनको लग जाती है, तो इनकी जान वहीं पे चली जाती है। लेकिन कोई रुकता नहीं है। ऑपरेशन की शुरुआत होते ही मेन लीडर की डेथ हो जाती है, लेकिन ये लोग रुकते नहीं, डायरेक्ट अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे अंदर घुस रहे होते एक हाईजैकर बाहर की तरफ आता है, उसको ये वहीं पे मार देते हैं। अंदर ये घुसते हैं तो पैसेंजर्स तो रहते हैं लेकिन 2 हाईजैकर्स भी रहते हैं, उनकी तरफ से फायरिंग होने लगती है, तो ये उनको भी मार देते हैं। इनको मारने के बाद इजरायली कमांडो मेगाफोन पे इंग्लिश और हिब्रू दोनों लैंग्वेज में चिल्लाते हैं, स्टे डाउन। लेकिन इन सब के बाद भी एक पैसेंजर था वो खड़ा हो जाता है, तो इसको हाईजैकर समझ के इजरायली कमांडो जो है ये गलती से मार देते हैं।
इस पूरी फायरिंग में 3 हॉस्टेजेस थे, वो मारे जाते हैं। फिर इजरायली कमांडो हॉस्टेजेस से और भी पूछते हैं कि बाकी हाईजैकर्स कहाँ हैं। उसके बाद हॉस्टेजेस थे वो इशारा करते हैं कि कनेक्टिंग रूम में हैं। तो इनमें से कुछ इजरायली कमांडो उस रूम में जाके पहले ग्रेनेड मारते हैं और फिर अंदर घुस के बाकी हाईजैकर्स को भी मार देते हैं। टोटल जो 7 हाईजैकर से 4 जो मेन हाईजैकर थे जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था और 3 जो अभी युगांडा में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो टोटल जो 7 हाईजैकर से उनको मार दिया जाता है। इसके बाद ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, उसके बाद नीचे चेक करते हैं और फिर जैसे ये पूरा एरिया क्लियर कर लेते हैं, पैसेंजर्स इनके कंट्रोल में आते हैं, तो ये अपनी इंटरनल टीम को रेडियो के थ्रू मैसेज भेज देते हैं कि सारे हॉस्टेजेस को लेके बाहर निकल रहे हैं। बाकी 102 हॉस्टेजेस लेके इजरायली कमांडो धीरे धीरे करके बाहर निकलना चालू करते हैं। तो बाहर भी काफी फायरिंग हुई चल रही थी। जो ओल्ड ATC टावर था, वहाँ के जो युगांडा के आर्मी वाले थे, उनको इन्होंने मार दिया था। अब इसके बाद ये लोग गार्ड बनाते हैं, सारे जो पैसेंजर्स थे उनको धीरे धीरे करके प्लेन में बैठा लिया जाता है और फिर ये रनवे से आगे जाते हैं, जहां युगांडा के प्लेन्स खड़े थे और इजरायली कमांडोज ये जितने भी प्लेन्स खड़े थे युगांडा एयरफोर्स के, इस सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसके बाद ये चारों प्लेन्स सारे हॉस्टेजेस और योनी नेतन्याहू की बॉडी को लेके वहां से निकल जाते हैं। टोटल 53 मिनट में ये लोग उस एयरपोर्ट पे थे। 30 मिनट टोटल असॉल्ट चला, 7 के साथ हाईजैकर्स मारे गए, 45 युगांडा आर्मी के लोग मार दिए, जहां इनको मना किया गया था कि एक को भी मत मारना। और फिर ये चारों प्लेन टेक ऑफ करके केन्या में लैंड करते हैं, वहां रिफ्यूलिंग होती है और फिर वापस ये लोग इजराइल के उसी बेन गुरियन एयरपोर्ट, जहां पे सारे पैसेंजर ने 27 जून को पेरिस के लिए चढ़े थे, एग्जैक्टली वही लैंड करते हैं। इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद योनी नेतन्याहू यानी कि योनाथन नेतन्याहू ये अकेले कमांडो थे जिनकी जान गई थी। इजराइल में इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनल सिंपैथी आ गई थी, नेशनल हीरो बन गए थे। ऑपरेशन का जो नाम था वो ऑपरेशन थंडरबोल्ट से चेंज करके ऑपरेशन योनाथन कर दिया गया था। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है,